की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कारक। कारक, कारक क्या है? सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो मूल शब्द है उसकी पहचान अगर आपको आ गई तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक मूल शब्द की पहचान आपको नहीं आएगी तब तक आप कारक के बारे में व्यवस्थित रूप से नहीं जान पाएंगे। तो मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है, जैसा कि आपने मेरे पुराने YouTube वीडियो में देखा होगा। सबसे पहले मैं शाब्दिक अर्थ का मीनिंग आपको बताता हूँ, उसका अर्थ बताता हूँ, और फिर अपन उसके भेद पर शॉर्ट ट्रिक से चर्चा करते हैं। तो आप भी जान लें, ताकि एक ही बार में कारक आपको कंप्लीटली परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? करने वाला। ध्यान रखना, करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? करने वाला। करने वाला हो जाएगा। अब ये क्या करता है? ये क्रिया का निष्पादक करता है, क्रिया को निष्पादित करता है। क्या है? कारक क्रिया का निष्पादक है। क्या है? क्रिया का निष्पादक। ध्यान रखना, ये YouTube वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और कारक आप एक बार में अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब आप कहोगे सर ये क्या क्रिया का निष्पादक, करने वाला? तो अभी देखो एक एक उदाहरण के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा और बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा एक ही बार में। कारक आपको दूसरी बार देखने का काम नहीं रहेगा। सबसे पहले ध्यान रखना, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। अब क्या करता है? ये क्रिया का निष्पादक होता है, क्रिया को आसान कर देता है। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान रखना है, कारक के अंदर विभक्ति चिन्ह आता है। क्या आता है? विभक्ति चिन्ह। ध्यान रखना, क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह। जैसा कि अपन ने आगे वाले वीडियो में चर्चा की थी, आज वापस देख। अब कई विद्यार्थी होते हैं कि सर ये विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? तो ये भी अपन हालांकि बताना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आसान भाषा में समझने के लिए नॉर्मल शब्द है विभक्ति चिन्ह। क्या बताए इसको? फिर भी जो नए विद्यार्थी हैं वो कारक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि विभक्ति का मतलब होता है कारक को प्रकट करने के लिए या कारक को बताने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो विभक्ति चिन्ह है। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह वो विभक्ति चिन्ह कहलाता है। मतलब जिसको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि कर्ता में कौन सा विभक्ति है। तो कर्ता, जैसे कर्ता ने, तो न विभक्ति आती है। ठीक है ना? तो विभक्ति क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। ध्यान रखना। ठीक है, अब बिना समय गंवाए आगे अपन देख लेते कारक के मूल रूप से भेद कितने हैं। तो देखो अच्छी तरह से देखना, भेद, कारक के भेद के बारे में चर्चा कर देते हैं। भेद या प्रकार कितने हैं? या अपन भेद कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। चलो भेद लिख लेते हैं। मूल रूप से कारक के भेद कितने हैं? कितने भेद हैं कारक के? ठीक है, तो देखो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के 8 भेद माने गए। कितने भेद माने गए? 8। ध्यान रखना, कारक के भेद कितने? 8 भेद माने। और एक एक भेद को अलग अलग 2-2 उदाहरण देकर मैं आज आपको कारक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहना, और अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो कारक एक बार वापस थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में सीधी सीधी परिभाषा पूछ लेता है कारक किसे कहते हैं। तो आपको सीधी परिभाषा देनी है। कारक यानी करने वाला, क्रिया का निष्पादक को कारक कहा जाता है। ठीक है, कारक में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो विभक्ति चिन्ह है। यहाँ तक हो गया। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कारक कितने भेद है, कारक के कितने प्रकार है? तो आपको बताना कारक के कितने प्रकार है? 8 प्रकार है कारक के, 8 है। ठीक है, और उसको शॉर्ट रूप में मैं बता दूंगा कैसे याद करना है और क्या करना है। और प्रत्येक भेद को, घबराना मत, 8 देख के, प्रत्येक भेद को 2-2 उदाहरण द्वारा अपन अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इसमें दूसरी बार आपको देखने का काम ही नहीं है। तो चलो पहला भेद ले लेते हैं अपन। कारक का पहला भेद है वो है कर्ता कारक। कर्ता
कारक। ध्यान रखना पहला भेद कौन सा है, कर्ता कारक। ठीक है, अब देखो इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सी आती है कर्ता, तो ध्यान रखना ने आती है। क्या आती है, ने। याद रखना, आपको ऐसे याद रखना, कर्ता ने। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सी है, ने, याद रखना। अब देखो कई विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, हर शब्द में ने नजर आते ही वहां पर पूछा जाता है इसमें कौन सा कारक है, तो लगा देते कर्ता कारक है। ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से और संपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक बार में कारक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। तो ध्यान रखना है, ने हर जगह देखते आपको नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक में हमेशा सक्रमक क्रिया के साथ होता है। किसके साथ होता है, सक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये ध्यान रखना। किसके साथ होगा, सक्रमक क्रिया के साथ होगा इसका प्रयोग। ठीक है, और कहाँ होगा, भूतकाल में ही होता है। और कहाँ होता है, भूतकालिक क्रिया में भी, भूतकाल में। ध्यान रखना भूतकाल में इस ने का प्रयोग हो। ये चीजें मैं बताने के लिए उपस्थित हूँ। ठीक है, ने देखते ही आपको नहीं लगाना। एक तो ध्यान रखना है वहाँ सक्रमक क्रिया है कि नहीं है, दूसरा वाक्य भूतकाल का है कि नहीं। अगर भूतकाल का है तो ही वहाँ पर ने का प्रयोग होगा। अब कैसे सर के, कैसे सक्रमक क्रिया और भूतकाल। ठीक है, तो देखो उदाहरण द्वारा अपन अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो देखो एक एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, मेरा विश्वास करना आपको, मैं अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करूंगा और एक ही वीडियो में आपको कारक का पूरा टॉपिक करूंगा, ये मेरा वादा है आपको। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण में और हिंदी साहित्य में आपको किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं। अगर यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और मेरे से जुड़ जाते हैं और उसको कंटिन्यू देखते रहते हैं, तो विश्वास रखना आप, मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा और हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण आपको कंप्लीट करूंगा प्रतियोगिता परीक्षा की तरह से, शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आप कहीं असफल नहीं हो पाए, हर बार आपको सफलता मिलती रहे, आगे से आगे आप बढ़ते रहो। और मेरा उद्देश्य यही है। तो चलो बिना बातें किए अपन को आप बता देते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक में ध्यान रखना नया विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन एक ध्यान रखना इसमें सक्रमक क्रिया और भूतकाल में प्रयोग होगा। कैसे, तो देखो उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं कैसे। जैसे अभी होली का त्योहार नजदीक है, तो वाक्य भी अपन वैसे ही बना देते हैं ताकि थोड़ा आनंद आ जाए, ये समझ में भी अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो राधा ने कृष्ण के साथ, राधा ने कृष्ण के साथ क्या खेली, राधा ने कृष्ण के साथ होली खेली, होली खेली, होली खेली। देखो अब वाक्य देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा, राधा ने कृष्ण के साथ होली खेली। सबसे पहले तो सक्रमक क्रिया, इसमें कर्म है। ठीक है, तो वो सक्रमक क्रिया हो जाती है। जिसमें कर्म नहीं होता है वहां पर अक्रमक क्रिया होती है। तो पहला तो अपना ये हो गया कहाँ भाई, इसमें कर्ता कारक आ जाएगा। पहला तो ये ने है, चलो ने है तो कर्ता कारक आ गया। दूसरा अपन ने देखा इसमें सक्रमक क्रिया आती है, तो है भाई होली खेली, कर्म आया हुआ है। ठीक है ना, तो सक्रमक क्रिया हो गई। दूसरा, तीसरा एक क्योंकि देखो प्रतियोगिता परीक्षा में कारक का एक ही सवाल आएगा और उसको अगर आपने व्यवस्थित रूप से नहीं किया तो आपके माइनस में चले जाओगे। तो अच्छी तरह से आपको 2-3 बार देख के फिर उसको करना है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना ने आ गया, कर्ता कारक आ गया। ठीक है, फिर सक्रमक क्रिया है, कर्म आया हुआ है, इसमें कर्म आया हुआ है, सक्रमक क्रिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। फिर एक बार और अपन को देखना है कि क्या इसमें भूतकालिक क्रिया है क्या, बिल्कुल है, खेल ली, खेल ली, भूतकाल में क्रिया हो गई। ठीक है ना, राधा ने कृष्ण के साथ होली खेली, ये हो गया। तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको कर्ता कारक है यही ध्यान रखना, इसका विभक्ति चिन्ह आएगा ने सबसे पहले तो। ठीक है, फिर इसमें क्या आएगी, सक्रमक क्रिया आएगी, भूतकालिक वाक्य आएगा, ये ध्यान रखना। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण और देख लो। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। देखो अच्छी तरह से देख लो, राम ने पत्र लिखा, ये ने आ गया, तो देखते ही मालूम पड़ गया पहले तो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता ने,
कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है तो ने आ गया, लेकिन फिर भी अपन को आगे बढ़ना है। देखना इसमें क्रम आया हुआ है क्या, बिल्कुल आया हुआ है, पत्र, ठीक है, क्रम आया हुआ, तो ये सक्रामक क्रिया है, हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। फिर देखो ये भूतकालिक क्रिया तो है, हाँ सर है भूतकालिक क्रिया, लिखा, पहले लिख दिया है, अब नहीं लिखा है, ठीक है, भूतकालिक क्रिया है, तो इस प्रकार से कर्ता कारक है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो आगे अपन दूसरा ले लेते हैं। दूसरा कारक देखो, दूसरा कारक है कर्म कारक, कर्म, ठीक है, कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है, ध्यान रखना, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होगा को, क्या होगा, को, ये इसको कॉमा में लिख देते हैं, कर्म को, क्या होगा कर्म का, को होगा, क्या होगा, को होगा। अब देखो क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक है, ठीक है ना। तो एक बार ये लिख देना, क्रिया का फल जहां पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा वो कर्म कारक होगा, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, ठीक है ना। तो लिख दो क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है, ठीक है, वहां कर्म कारक होगा, क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा वो कर्म कारक होगा, ठीक है। और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह के, ये ध्यान रखना भाई, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, ये याद रखना है, कर्म को, ठीक है। अब देखो इसके भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान रखना, इसमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है ये जो को विभक्ति है ये हमेशा सजीव कर्ता के साथ ही आएगी, किसके साथ आएगी, लिख लो, ठीक है। ये जो को विभक्ति चिन्ह है हमेशा किसके साथ आएगी, देख लो चीज, सजीव, सजीव कर्म, प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ होगा, सजीव के साथ होगा, सजीव के साथ होगा, निर्जीव के साथ नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कर्म को इसका प्रयोग हमेशा सजीव कर्म कारक के साथ होगा, सजीव के साथ होगा। एक और ध्यान रखना, निर्जीव में होता है लेकिन कहाँ होगा, जहां आज्ञा सूचक शब्द का प्रयोग होता है, आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग, आज्ञा, किसी को आज्ञा दे रहे, आज्ञा सूचक शब्द जहां आते हैं ना, आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के साथ भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर कहाँ होता है, सजीव के साथ ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कर्म कारक जो को है उसका प्रयोग सजीव क्रिया के साथ या कर्म, सजीव कर्म कारक के साथ होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आज्ञा सूचक निर्जीव कारक कर्म है तो उसके साथ भी इसका प्रयोग हो जाता है। कैसे, कि सर ये कैसे सजीव और निर्जीव, तो देखो अच्छी तरह से उदाहरण देख लो, देखो उदाहरण, जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देखो मोहन को प्यास लगी, मोहन को प्यास लगी, ये देखो, ठीक है, मैंने कहा सजीव तो मोहन सजीव है, ठीक है, ये को कर्म को, ठीक है, क्रिया का फल जिस पर, क्रिया का प्यास का फल किसके पड़ रहा है, मोहन पर, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है, ठीक है ना, ये आज्ञा को। अब देखो आज्ञा सूचक कैसे, एक आज्ञा सूचक वाला उदाहरण देख लेते, देखो अच्छी तरह से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। कहीं कुर्सी को मत तोड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो, ये देखो इसमें को आया, अब निर्जीव है लेकिन आज्ञा दे रहे, आज्ञा सूचक शब्द है, कुर्सी को मत तोड़ो, ठीक है ना, कुर्सी को मत तोड़ो, पत्र को मत फाड़ो, तो जहाँ को नजर आ जाता है वह कर्म कारक होगा, लेकिन ध्यान रखना अधिकतर सजीव के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। लेकिन आज्ञा सूचक है वाक्य तो वहां निर्जीव के साथ भी इसका प्रयोग हो जाता है। देखो तीसरा और देख लो, कर्म हो गया, ठीक है ना। तीसरा देख लो करण, तीसरा कारक कौन सा है, करण, कर्ता ने, याद करते जाना, कर्म को करण से, करण में क्या आ जाएगा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये ध्यान रखना, इसमें विभक्ति चिन्ह आएगी से या के द्वारा,
करण से या के द्वारा। अब करण का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, करण का मतलब होता है साधन। किस साधन से इस वाक्य की पूर्ति हो रही है, वो साधन। तो करण का मतलब क्या होता है, साधन। ठीक है, से या के द्वारा। करण कारक में क्या है, वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वहां करण कारक होगा। वाक्य में कर्ता मौन, ठीक है ना, वाक्य में कर्ता, अच्छी तरह से देखना, करण कारक से साधन के रूप में काम में आएगा। क्योंकि आप देखोगे अधिकरण में भी से आते हैं, से आता है अधिकरण में, ठीक है ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, लेकिन वहां पर से का प्रयोग होगा अलग हटने के लिए, पृथक होने के लिए, ठीक है ना, या किसी तुलना के लिए। यहाँ से साधन के रूप में काम में आएगा। बस यही समझाने का मेरा उद्देश्य है। करण में से आता है के द्वारा, तो ये साधन के रूप में आएगा। वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वहां करण कारक होता है। ध्यान रखना, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, ये और लिख दो, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है। हाँ, वहां पर कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना, वहां पर वाक्य में कर्ता जिस साधन के साथ क्रिया करता है वहां करण कारक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो करण और अपादान दोनों में से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह करण में से, अच्छी तरह से देख लेना, करण में से साधन के लिए आएगा और अधिक अपादान में, सॉरी अपादान में, करण में से किसके लिए आएगा, साधन के लिए, और अपादान में, ठीक है ना, अपादान में से कारक आएगा वो अलग होने के भाव के लिए, पृथक होने के लिए, ठीक है ना, वहां होगा। तो देखो इसके भी उदाहरण करके देख लेते हैं कि कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वहां पर करण कारक आता है से के द्वारा। अब कैसे, दो उदाहरण ले लेते हैं, देखो अच्छी तरह से देखना, अभी समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे पहला, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से या आज्ञा से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, देख लिया, यह आज्ञा से, ठीक है ना। अब साधन के रूप में आया है, लिखने का काम कौन कर रहा है, कलम, ठीक है। तो यही कहा है, करण यहां पर क्या है, साधन है। क्या साधन है, कर्ता जिस साधन से क्रिया कर रहा है, कलम के द्वारा क्रिया कर रहा है, तो यहां पर यह करण कारक हो जाएगा, ठीक है। इजी है करण कारक, ध्यान रखना, बस साधन के रूप में। अगला ले लेते हैं अपन चौथा, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा उदाहरण से, फिर आप कहोगे सर आप वीडियो लंबे कर देते हो। लंबे तो भाई किसी चीज को समझना है तो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर दो, ठीक है ना। बड़ा अच्छा लगता है, मेरी मेहनत जब आप तक पहुंचती है और आप लाइक करते हो तो खुशी होती है। तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करो, और जहां तक नहीं पहुंचा है वीडियो वहां तक पहुंचाओ, ये आपका उद्देश्य, ताकि मैं और जोश से आपके साथ आऊं और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य को आपको ऐसे ही तैयार करा दूंगा। चलो अगला चलते हैं अपन, चौथा संप्रदान, संप्रदान कारक। चौथा कौन सा है, संप्रदान कारक। अच्छी तरह से देखना, संप्रदान कारक, इसमें क्या है, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, को के लिए, संप्रदान को के लिए, याद रखना बेटा। देखो कारक का चिन्ह ध्यान रखना, चिन्ह याद रखे तो कारक आप कर दोगे। बाकी ये जो मेरे शॉर्ट ट्रिक्स है ये ध्यान रखना, कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, पूरा याद रखना, ठीक है ना। संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ये याद रखना, संप्रदान को के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो इसका शब्दार्थ भी कर लेते हैं। संप्रदान का मतलब क्या होता है, सम प्लस प्रदान, सम प्लस प्रदान, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देना। संप्रदान का मतलब क्या होगा, देना। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वहां पर संप्रदान कारक आता है। तो लिख देते हैं, थोड़ा सा याद रह जाएगा। आप अगर नोट्स भी बनाओगे देख के तो आपके लिए कारक का टॉपिक बहुत इजी होने वाला है। तो चलो ये लिख देते हैं, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वहां संप्रदान कारक होता है। तो लिख दो, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, ध्यान रखना, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है,
वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन इसका विभक्ति चिन्ह ध्यान रखना, को के लिए, ये ध्यान रखना, मेन उद्देश्य यही है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है को के लिए। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस प्रदान, इसका मतलब देना, यानी वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वहां संप्रदान कारक होता है। ठीक है, किसी चीज को देना। अब देखो बहुत ही अच्छा, अपने सैनिकों का एक उदाहरण ले लेते हैं, बड़ी खुशी होती है देश के वीर सैनिकों पर, तो उनका एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो संप्रदान कारक का उदाहरण देख लो, कैसे को के लिए आएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये शॉर्टकट से आपको समझाया जाए और परीक्षा में याद किया जाए, तो ध्यान रखना कैसे आएगा संप्रदान को के लिए और आपको कैसे पहचानना। तो देखो अच्छी तरह से देखना, एक वाक्य ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया, सैनिकों ने देश के लिए ये आज्ञा बलिदान दिया। समझ में आ गया, ये आज्ञा को लिए, सैनिकों ने देश के लिए, ये आज्ञा देश के लिए, को के लिए यानी देना। ठीक है ना, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, अब कर्ता किसके लिए क्रिया कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया, तो यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, एक उदाहरण और ले लो। ठीक है ना, परीक्षा में सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए ये देखो आज्ञा, सफलता के लिए क्या करें, मेहनत करो भाई, मेहनत जरूरी है, मेहनत करें। ये देखो आज्ञा संप्रदान को के लिए कारक आएगा, तो आपको ये नजर आ जाता है परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत करें, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगी जी है। ठीक है ना, अब लेते हैं पांचवा अपादान वाला, ये जो सबसे खतरनाक है अपादान वाला। देखो अच्छी तरह से देखना, क्यों, क्योंकि इसमें करण में भी से आता है और अपादान कारक में भी से आता है। तो लिखो पहला अपादान, अपादान इसमें क्या आएगा, से आएगा, से कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, विभक्ति चिन्ह आएगा, सॉरी, अपादान में क्या आएगा, से। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या, यहाँ से आया साधन के रूप में। ठीक है ना, यहाँ से साधन के रूप में आया है, लेकिन अपादान में से आएगा, वो किसके लिए आएगा, ध्यान रखना है, अलग होने का भाव दे रहा है, अलग या पृथक। और एक और लिखो, तुलना, एक से दूसरे की तुलना, यहां पर से का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, तुलना करने का भाव देगा, अलग होने का, पृथक होने का। वहां ऐसा वाक्य जिसमें अलग होने का भाव दे रहा है से, तो वहां अपादान लगाना बेटा। इसमें से परीक्षा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो अपादान का विशेष ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखा। अपादान से अलग, ये याद रखना, अलग, पृथक या तुलना के भाव में वाक्य में अगर से आया हुआ है से, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे देखो उदाहरण देख लेते हैं अपन, जैसे कि सर कैसे, कि जैसे, अभी देखो जैसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लो उदाहरण ले लो भाई, जैसे पेड़ से, अधिकतर यही आता है परीक्षा में, सीधा के सीधा ये पूछ लेते हैं बस, इसलिए वो ही ले रहा हूं मैं। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देख लो ये से, ठीक है ना, गिरा, अलग होने का भाव आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है। ठीक है, अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक अलग होने का आ गया, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, मैं मारवाड़ से हूं। ठीक है, मैं मारवाड़ से हूं। ठीक है, इसमें से, ठीक है, साधन के रूप में नहीं आया, तो इसमें भी अपादान हो जाए। एक और लेते हैं, जैसे तुलना वाला ले लेते हैं। अधिकतर परीक्षा में या तो ये पूछा जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, ये देखो अलग होने का भाव है। ठीक है ना, मैं मारवाड़ से हूँ। ठीक है, ये हो गया। एक और लेते हैं उदाहरण आपसे, अपादान, क्योंकि परीक्षा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं अपादान से।
ठीक है, तो देख लो अपादान का एक और ले लेते हैं अपन, जो अधिकतर में परीक्षा में पूछा जाता है अपादान का। चलो तुलना वाला लेते हैं, तुलना वाला ले लेते हैं। विमला सीता से लंबी है। विमला, तुलना देखो, विमला सीता से लंबी है। ये देखो, ये आ गया से, लेकिन यहाँ क्या हो रही, तुलना हो रही, एक की दूसरे से तुलना। बस मेरा यही शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया। अपादान से अलग होने, पृथक होने या तुलना के लिए किया जाता है, वहां पर अपादान कारक आ जाता है। चलो अगला देख लेते हैं, पांचवा हो गया। छठा देखो, छठा देख लो अच्छी तरह से देखो, छठा बिल्कुल इजी, संबंध कारक। कौन सा, संबंध, अपादान और संबंध। अब देखो याद भी साथ में करते जाना, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, याद रखना का के की, और लगा दो रा रे री, और लगा दो ना ने नी, ये ध्यान रखना, इनका प्रयोग होता है। इस विभक्ति चिन्ह ना ने नी, का के की, अधिकतर ये आएगा का के की, संबंध का के की। इसमें क्या है, संज्ञा सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध बता रहे, बस एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध है। संबंध कारक में कुछ नहीं है ऐसी बड़ी चीज, ठीक है, तो ध्यान रखना। का के की जहां आ जाता है वहां संबंध कारक लगा देना वाक्य में। सर कैसे, चलो देखो एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। संबंध का के की या रारे री आएगा, ठीक है, तो चलो एक उदाहरण लेते, देखो ये एक देख लो, एक देखो, एक उदाहरण अच्छी तरह से देख लो। अजय की, अजय की, अजय की पुस्तक खो गई, लिख दो, कुछ भी लिख दो ना, अजय की पुस्तक खो गई, ये आ गया भाई, अजय की पुस्तक खो गई, ये देखो की। अब अजय और पुस्तक के बीच में की क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। पुस्तक किसकी है, अजय की है, पुस्तक किसकी है, अजय की, ठीक है, तो ये हो गया, 6 कारक हो गए, ठीक है। अब आपको ये तो सारे समझ में आ गए, एक बार वापस पूरा देख लेते। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग या पृथक होने के बाद, संबंध का के की, हारे री ना ना नी, ठीक है। अब सातवां लेते हैं अपन, जो होता है अधिकरण लेते हैं। सातवां लो, जल्दी ले लो, सातवां, ठीक है, सातवां कारक है अधिकरण। सातवां कारक कौन सा है, अधिकरण। अच्छी तरह से देख लेना, परीक्षा में इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं अधिकरण कारक में से, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरा। अधिकरण की विभक्ति होती मैं पर, ध्यान रखना क्या होगी, मैं और पर, एक ध्यान रखना, ठीक है। आपको जो विशेष ध्यान रखने का काम है अधिकरण में, क्योंकि परीक्षा में या तो अपादान से पूछा जाता है, या अधिकरण में से पूछा जाता है, या करण कारक से सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। अधिकरण विभक्ति क्या है, मैं और पर, ठीक है, मैं पर, लेकिन याद रखना यह मैं किसके लिए आता है, अंदर या भीतर के लिए। मैं किसके लिए आएगा, मैं आएगा अंदर या भीतर, ये याद रखना, अंदर या भीतर के लिए मैं का प्रयोग होगा। और पर का प्रयोग कहाँ होगा, अच्छी तरह देखना, मैं का प्रयोग ये और पर का प्रयोग कहाँ होगा, देखो पर का प्रयोग होगा ऊपर के लिए, ये ऊपर ही लिख रहा हूं मैं इसलिए, पर का प्रयोग आपको याद हो जाएगा। मैं का प्रयोग अंदर या भीतर के लिए होगा और पर का प्रयोग ऊपर के लिए होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्रिया के आधार का बोध कराता है। अधिकरण क्या कराता है, क्रिया के आधार का बोध कराता है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। अधिकरण क्या कराता है, क्रिया के आधार का बोध कराता है, क्रिया के आधार का बोध कराता है, आधार का बोध, ठीक है, ये कराता है, ठीक है। अब देखो आगे चलो, आगे चल लेते हैं क्रिया का, ये चलो, अपन को तो अधिकरण मैं पर नजर आ जाता है, वहां अधिकरण कारक होगा मैं किसके लिए आएगा, अंदर भीतर के लिए, ठीक है, और पर आएगा ऊपर के लिए। क्या सर कैसे, चलो उदाहरण द्वारा समझेंगे, जैसे, कैसे का जैसे। लो एक उदाहरण देख लो, अच्छी तरह से देखो, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं,
इस मंदिर में ये आ गया में कई मूर्तियां हैं। समझ में आ गया? इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, ये वाक्य आ जाता है। तो इसमें देखो मैं का प्रयोग, और मैंने बताया ये अधिकरण कारक है। क्यों? क्योंकि मैं का प्रयोग यहाँ वो अंदर या भीतर के लिए जहाँ मैं का प्रयोग होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अधिकरण। अच्छी तरह से समझ लेना, परीक्षा में इसमें से आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से देखना। ये आ गया मैं अंदर, मैंने क्या कॉन्सेप्ट देख लेना, मैं अंदर, यानी इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देख लो। ठीक है, दूसरा उदाहरण अपन ऊपर के लिए देख लेते हैं। ऊपर के लिए दूसरा उदाहरण देखो, मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर, ये देखो पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, ये आ गया। समझ में आ गया? यहाँ पर आया ऊपर के लिए, तो जहां पर ये प्रयोग हो रहा है, जैसे ये वाक्य आपको दे देता है सीधा सीधा, मेज पर पुस्तक रखी, इसमें कौन सा कारक है? तो आपको आंखें बंद करके लगाना है, अधिकरण कारक। अब आप कहोगे सर आंखें बंद करके कैसे? बिल्कुल, जब इजी हो जाता है तो आराम से फटाफट। प्रतियोगिता परीक्षा में संधि, समाज, कारक, क्रिया के लिए ज्यादा समय मत दो। जो दूसरे सवाल है उनको करने के लिए ज्यादा समय दो। ये तो मैं आपको ऐसे इजी करा लूंगा। ठीक है, अब 8वां कारक ले लेते हैं, लास्ट 8वां कारक संबोधन। अब इसको ज्यादा समझाने का काम नहीं है, संबोधन का इजी है। संबोधन कारक में क्या होता है? इसमें जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो क्या आएगा? है, अरे, ठीक है, और ओ, मतलब किसी को संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, वहां पर संबोधन कारक आएगा। तो थोड़ा सा लिख देते हैं ये भी, ताकि क्या है कि जो जानकारी नहीं है उनको भी पूरी जानकारी हो जाएगी। तो लिख दो, ये लिखो थोड़ा सा, वाक्य में जब किसी संज्ञा को, वाक्य में जब किसी संज्ञा को, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए, क्या होगा? पुकारा जाए तो वहां पर संबोधन कारक का प्रयोग होगा। क्या होगा? पुकारा जाए, या आप लिख दो ना, संबोधित किया जाए। सीधी सी बात, संबोधित किया जाए। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, वहां पर संबोधन कारक होगा। कैसे? लो भाई, जैसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। कैसे का जैसे, ये देखो एक उदाहरण देखो, हे भगवान, ये इसका प्रयोग जरूर होगा। हे भगवान, ठीक है, हे भगवान कैसा जमाना आ गया। हे भगवान कैसा जमाना आ गया। चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हे भगवान कैसा जमाना आ गया। तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो मेहनत को सलाम कर लो। ठीक है, हे भगवान कैसा जमाना आ गया, तो देख लो हे। ठीक है, दूसरा उदाहरण एक और देख लो। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, अरे अरे, ये संबोधन कारक है। अरे अरे, हरे हरे नहीं, अरे अरे, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने कारक का चैप्टर पूरा हुआ। एक बार वापस थोड़ा सा अपन शॉर्ट रूप में कारक को फटाफट देख लेते। देखो फटाफट देखो। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या? कर्ता ने। फिर कर्म को ऐसे ही याद करना है। कैसे याद करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले पहला ले लो कर्ता, ठीक है, तो कर्ता ने। दूसरा ले लो, दूसरा क्या है? कर्म, तो दूसरा कर्म को, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है करण, तो करण से, ऐसे याद करना, करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है। चौथा ले लो। चौथा मैंने बताया था संप्रदान। संप्रदान में क्या आएगा? को के लिए, संप्रदान को के लिए, ये ऐसे ही याद रखना, ठीक है। पांचवा अपादान से, अपादान
अपादान, अपादान में क्या आएगा? से। थोड़ा सा ध्यान रखना, आप अलग होने का भाव आएगा इसमें या तुलना आएगी, ठीक है। छठा ले लो, छठे में कौन सा था? संबंध। संबंध बिल्कुल इजी है, क का की, ठीक है ना, का के की, ये संबंध आ गया, ठीक है। सातवां ले लो, सातवां कौन सा है? यह भी यहाँ दिया हुआ है, अधिकरण में पर। सातवां अधिकरण में या पर, में आएगा अंदर के लिए और पर आएगा ऊपर के लिए। और आठवां और लास्ट कारक वो होता है संबोधन। संबोधन में तो है, अरे, ओ, बस ये विभक्ति चिन्ह आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 कारक हो गए और 8 कारक के विभक्ति चिन्ह। ऐसे ही याद रखना है आपको, कर्ता ने कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलग होने के बाद, संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, है, अरे, संबोधित करे। धन्यवाद दोस्तों।